हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। जैसे आपने कल का पार्ट 7 देख लिया होगा। अब उसके आगे आज चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 8 का नाम है आनुवंशिकता एवं उसके जैव विकास। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जैव विकास। अब आनुवंशिकता, आपने आनुवंशिकी या आनुवंशिकता के बारे में, आनुवंशिकता की इकाई नहीं होती है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। पहला पॉइंट पर बात करेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों, यानी मेन याद रखने वाला है आनुवंशिक, आनुवंशिक लक्षण। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों, क्या, आनुवंशिक लक्षणों एवं भिन्नताओं का अध्ययन। आनुवंशिक लक्षण एवं विभिन्नताएं, विभिन्नताएं या भिन्नताएं पढ़ी जाती है, वह क्या है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के बाद है आनुवंशिकता। दूसरा क्या है? आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता देखना आप किस प्रकार है, जो भी है। आनुवंशिकता के बारे में, जीवों में जनकों के लक्षणों का संतान में स्थानांतरण। जनकों द्वारा, जनकों द्वारा लक्षणों का, लक्षणों का संतान में स्थानांतरण, संतान में स्थानांतरण, स्थानांतरण। तो जनकों द्वारा संतान में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। फिर आनुवंशिकता के लक्षण के बारे में बात करेंगे। क्या ये लक्षण क्या होते हैं, जो भी आनुवंशिक लक्षण। तो लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो जीवधारियों में जो भिन्न भिन्न गुण है ये विद्यमान होते हैं, उन्हें लक्षण कहते हैं। लक्षण दो प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न जो गुण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लक्षण। लक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक लक्षण या प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। दूसरे की बात कर ली जाए तो दूसरा कौन सा होता है? प्रभावी के बाद अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, पहला देखना। ऐसे लक्षण जो प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण जो प्रथम पुत्री पीढ़ी, प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबापन मटर के पौधे का प्रभावी लक्षण है। लंबापन उदाहरण सहित बताया, उदाहरण कि मटर के पौधे का लंबापन प्रभावी लक्षण है। ये प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिप जाते हैं, प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखते हैं, यानी कहते हैं ना प्रथम पीढ़ी में, पीढ़ी में नहीं दिखते हैं या छिप जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण, जो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखते हैं। उसका उदाहरण भी आप देख लेना। बोनापन मटर के प्रभावी पौधे का अप्रभावी लक्षण है। अब है विविधता की भिन्नता क्या होती है या विविधता क्या होती है? विविधता परिभाषा देखना अच्छे से। विविधता किसे कहते हैं? संसार में लगभग 10 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं तथा लगभग 3,43,000 पादप प्रजाति पाई जाती है। ये सभी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। इसे जैव विविधता कहते हैं। यानी कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक, दो नाम याद रखना है। संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक रूप से या रूप में भिन्न होते हैं एक दूसरे से। संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप में भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव विविधता।
जीवधारियों में ये विविधता आनुवंशिक संरचना के कारण होती है, और यह विविधता होती किस कारण से है? आनुवंशिक के कारण। उसके आगे हैं, अब हम पढ़ेंगे वंशागति के नियम। वंशागति के नियम, वंशागति के नियम। वंशागति के कितने नियम है, पहले आप बताओ, पढ़ रखा है आपने? तो वंशागति ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के निवासी जैन ग्रेगर जैन ग्रेगर ग्रेगर जॉन जॉन मेंडल मेंडल वंशागति के नियमों की खोज किसने की है? ग्रेगर जैन जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति के 3 नियम प्रस्तुत किए। इसने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला कौन सा नियम था? प्रभाविता का नियम। पहला नियम कौन सा था? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट सुनना है, उसके बाद हम समझेंगे। इसके अनुसार जब एक जोड़ी के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले लक्षण प्रभावी होते हैं तथा दूसरे लक्षण छिप जाते हैं, यानी अप्रभावी होते हैं। पहली पीढ़ी में तो लक्षण दिखते हैं और दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी होते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का था। अब हम इसके बारे में कुछ देखेंगे, अध्ययन जानकारी या विस्तृत जानकारी लेंगे कि किस प्रकार होता है, क्या क्या होता है, जो भी है। कहने का मतलब, प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे अब अच्छे से कि प्रभाविता का नियम किस प्रकार कार्य करता है। तो आप अच्छे से देखना। अब हम वापस प्रभाविता के नियम पर आते हैं। ये तो स्टेटमेंट था। प्रभाविता का नियम आपको लगातार क्लासें अच्छी लग रही होगी या फिर समझ में आ रही होगी जिसने भी देखा है, और नहीं देखने वाले का कुछ नहीं हो सकता। लगातार आप पढ़ाई से बिछड़ते जा रहे हो और परीक्षाएं नजदीक आ रही है। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम क्या है, देखो देखें। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक लक्षण परिकलित या प्रकट होता है तथा दूसरा छिप जाता है। किस प्रकार होता है, देखें। समयुग्मी, समयुग्मी, समयुग्मी कौन कौन से है? दो कैपिटल टी लेने हैं, फिर क्या करना है? समयुग्मी दो स्मॉल टी लेने हैं, उनके बीच संकरण करवाना है। तो क्या होगा? दो स्मॉल टी ले लो और इनके बीच संकरण करवा दो। इनके बीच संकरण करवाने पर क्या होगा? एक कैपिटल एक स्मॉल बनेगा। फिर दूसरे के मध्य करवाने पर एक कैपिटल और एक स्मॉल बनेगा। और दूसरे लक्षण क्या होंगे? दोनों कैपिटल। और ये दूसरे इसमें क्या हो गए? दोनों ही स्मॉल। समझ में आ रहा होगा। तो इनको तो क्या कहते हैं? युग्मक पीढ़ी। इनको क्या बोला जाएगा? युग्मक पीढ़ी। और इनको प्राथमिक लक्षण, शुद्ध लंबा पौधा होगा और इसमें शुद्ध बौना होगा। इन्हें क्या बोला जाएगा? F1 पीढ़ी। क्या बोला जाएगा? F1। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे। दूसरा किस प्रकार देखेंगे आगे, इसे में देखना दूसरे तरीके से। ये तो F1 था, पहला संकरण या प्रथम पीढ़ी के लक्षण जो भी दिखाई दे रहे थे। अब दूसरा देखना, एक लेना है आपको कैपिटल टी, फिर लेना है एक स्मॉल टी, फिर लेना है आपको एक कैपिटल टी, फिर लेना है एक स्मॉल टी। ये क्या है? युग्मक है। ध्यान से देखना, ये क्या होते हैं? युग्मक। अब क्या करवाएंगे? कैपिटल डी को कैपिटल डी से करवाने पर क्या बनेगा? कैपिटल टी टी, यानी शुद्ध लंबा। ये क्या होगा? शुद्ध लंबा पौधा होगा, शुद्ध लंबा। इसके बाद हम क्या करवाएंगे? हम करवाएंगे
कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल टी को स्मॉल टी से करवाने पर क्या होगा, एक तो टी है एक ये, तो इसमें क्या होगा, संकर लंबा होगा, संकर लंबा। उसके बाद क्या करवाना है, स्मॉल टी को करवाना है, किससे करवाना है, स्मॉल टी को पहले कैपिटल टी से करवा देना है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसे भी क्या कहते हैं, संकर लंबा, संकर लंबा। उसके बाद क्या करवाना है, स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवा देना है, तो दोनों ही क्या बनेंगे, स्मॉल टी, और ये क्या होगा, शुद्ध शुद्ध लंबा होगा। जो भी पहला और चौथा उत्पाद बनेगा वो तो शुद्ध लंबा होगा, और बाकी संकर होगा, बाकी क्या होगा, संकर लंबा। तो आपको ये प्रभाविता का पहला नियम समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम कौन सा था, प्रभाविता का दूसरा नियम, देखो देखें, प्रभाविता का दूसरा नियम था युग्मकों में शुद्धता का नियम। युग्मकों में क्या, शुद्धता का नियम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, डायरेक्ट थ्योरी ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट पहला प्रभाविता का था, एक लास्ट में तीसरा होगा, जो कि तीसरे नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र उपवहन का नियम। तो दूसरा देखो देखें, दूसरा है युग्मकों की शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखो सुनो, इस नियम के अनुसार संकर एवं पीढ़ी के पौधों में दोनों विपरीत लक्षण जोड़े में विद्यमान रहते हैं, जैसे ये लक्षण F2PD में पृथक हो जाते हैं, अतः इस पृथक्करण को या पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। तो इसको भी आप देख लेना। इसे और दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। इसके आगे देखो तीसरा नियम कौन सा था, तीसरा नियम था युग्म को यानी स्वतंत्र उपवहन, स्वतंत्र स्वतंत्र अपवहन, अपव्यवहन, स्वतंत्र उपवहन का नियम। स्वतंत्र उपवहन का नियम क्या है, पहले स्टेटमेंट सुन लो। स्वतंत्र उपवहन के नियम, इस नियम के अनुसार दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराने पर इनके लक्षणों का पृथक्करण रूप या स्वतंत्र रूप से होता है। इनका पृथक्करण एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित करती है। तो ये तीसरा नियम भी हम विस्तार से देखेंगे। मेंडल का स्वतंत्र उपवहन का नियम पहले सुन लो इसके बारे में। इसके अनुसार दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण करवाना है, जैसे बौने पौधे और लंबे पौधे। दोनों इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से करेंगे। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। उदाहरण के लिए, जब मेंडल ने एक गोल एवं पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के साथ करवाया, तो F1PD में पौधों गोल एवं पीले बीज वाले उत्पन्न हुए, जबकि F1PD में पौधों में स्वपरागण होने दिया तो F2PD में चार प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए, जिन्हें आगे चेकरबोर्ड में दर्शाया गया है। तो आगे देखना आप किस प्रकार है। तीसरा नियम है उपवहन का नियम, गणितीय रूप देख लेना। कुछ को ऐसे ले रखा है, डबल आर यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। ये तो क्या है, गोल, राउंड का मतलब होता है गोल, और ये पीले भी है, क्या है, पीले। और दूसरा देखें तो दूसरा थे रेड यानी लाल, स्मॉल आर है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, यानी जुरीदार हरे, जुरीदार
जुरीदार हरे, जुरीदार हरे इनमें क्रॉस करवाना है, क्रॉस का मतलब संकरण करवाना है, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये तो बनेगा शंकर गोल पीले, ये क्या बनेंगे, शंकर गोल और क्या बनेंगे, पीले। आगे देखना किस प्रकार मादा युग्मक बनते हैं, एक सारणी बनेगी जो भी आप देख लेना। चलो नीचे तक नहीं आएगी, इनको मिटा दिया जाए या छोटे छोटे अक्षरों में आप देखना किस प्रकार इनके परिणाम बनते हैं और संकरण होता है। दो, तीन, चार और पाँच, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच, हो गए ना, सारणी दिखाई दे रही है। फिर क्या होगा, इसको क्या लेते हैं, नर युग्मक, इसको तो लेते हैं मादा युग्मक, युग्मक, और इस तरफ क्या लेते हैं, क्या लेंगे, नर युग्मक, नर युग्मक। इसके आगे बात कर ली जाए तो यहाँ पर तो होगा युग्मक, युग्मक, उसके बाद यहाँ पर होगा आर और कैपिटल वाई, फिर होगा आर और स्मॉल वाई, फिर होगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर क्या होगा, दोनों ही स्मॉल होंगे, दोनों ही क्या होंगे, स्मॉल। उसी में कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर क्या होगा, दोनों ही स्मॉल। यही है। अब देखना किस प्रकार इसके परिणाम बनते हैं या फिर इनमें संकरण होता है। तो इन दोनों को संकलन कराना है तो दो तो होंगे कैपिटल आर और दो ही क्या होंगे, कैपिटल वाई। फिर क्या कराना है, अरे फिर क्या करवाना है, फिर दूसरा देखना, दूसरा यहाँ पर इसको करवाना है इससे, तो क्या आएगा, दो कैपिटल आर आएंगे, दो क्या आएंगे, कैपिटल आर, एक होगा स्मॉल वाई और एक होगा कैपिटल वाई। फिर इसको इससे करवाना है तो एक आएगा कैपिटल आर, फिर आएगा स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर आएगा स्मॉल वाई, समझते रहना। फिर लास्ट में क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कुछ इस प्रकार बनेंगे। अब इसी को अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है और आगे संकलन करवाना है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप देखते रहना। आर आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर दूसरे में क्या बनेगा, आर आर, फिर दोनों ही स्मॉल वाई, फिर क्या बनेगा तीसरे में, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, फिर एक कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, आगे लास्ट में एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर है दोनों ही स्मॉल वाई, तीसरे में दो आर स्मॉल और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, फिर इसके ऊपर वाले में देखना दोनों ही स्मॉल आर है, फिर दोनों ही कैपिटल वाई है। फिर बात कर ली जाए एक आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई की बात कर ली जाए, उसके ऊपर वाले में कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों ही कैपिटल वाई है। उसके बाद लास्ट, लास्ट में क्या होगा, एक होगा कैपिटल आर, एक होगा स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, फिर एक आर, एक स्मॉल आर, दोनों ही स्मॉल वाई होंगे, फिर दोनों ही स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, फिर क्या होगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस प्रकार संकरण की एक सारणी बनेगी। अब इसमें क्या है, नौ पौधे तो गोल एवं पीले बीज वाले होंगे, नौ पौधे क्या होंगे, गोल और पीले बीज वाले। नौ ग्राउंड वाले गिन लो, नौ पौधे कैसे, एक, दो और तीन, चार,
और कौन से होंगे? 5, 6, 7 और, यानी बड़े कैपिटल वाला गिनने हैं तो 2, यानी 2 2 4, 4 4 8, यानी कहने को मतलब 4 और 4 8। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा। यानी आप सुनो, 9 गोल पौधे होंगे जो पीले बीज वाले होंगे, 3 गोल पौधे होंगे जो हरे बीज वाले होंगे, 3 जुरीदार होंगे जो पीले बीज वाले होंगे। पौधे जुरीदार और हरे बीज वाले भी हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देख लिया है कि मेंडल के 3 नियम थे। पहला कौन सा था? प्रभाविता का नियम। दूसरा कौन सा था? पहला प्रभाविता का, और दूसरा दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या था? उपवयन का नियम। अब उसके आगे टॉपिक आ रहा है जीन। तो जीन क्या होता है? मेंडल के अनुसार अनुवांशिक कारकों को जीन कहा जाता है। मेंडल के अनुसार क्या कहा जाता है? अनुवांशिक कारकों को ही जीन कहा जाता है। फिर क्या है आगे देखो, अनुवांशिक कारकों को जीन कहा जाता था। फिर आगे की बात सुनो, जीन में क्या है? अनुवांशिक कारकों को तो जीन कहा जाता था। उसके आगे दूसरे शब्दों में अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अनुवांशिक अनुवांशिक लक्षणों लक्षणों का नियंत्रण करने वाली इकाई का नियंत्रण करने वाली इकाई करने वाली इकाई इकाई जीन कहलाती है। जीन कहलाती है। आगे देखो, आगे वाला टॉपिक। फिर फिर है गुणसूत्र। गुणसूत्र कल हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष संरचना जो जीन्स का वहन करती है। जीन्स को ले जाने वाले कौन होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र जो क्या करते हैं? जीन्स या जेनेटिक्स इंग्लिश में बोला जाता है, जीन्स का वहन करते हैं। वहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले होते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद एक और नाम आया है जिन्हें क्या कहा जाता है? जीनोम। जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? देख लेना। किसी जीवधारी के गुणसूत्रों के एक गुणित या अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। यानी किसी जीवधारी के गुणसूत्रों में एक अगुणित समुच्चय होता है जिन्हें जीनोम कहते हैं। दूसरा, इसके आगे वाला प्लाज्मोन नाम आया। क्या? प्लाज्मोन। देखो देखे प्लाज्मोन क्या होता है? केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ क्या हो कहलाते हैं? प्लाज्मोन कहलाते हैं। उसके बाद एलिल, एक शब्द और आया है एलिल। एलिल क्या है? एलिल जीन्स का वह जोड़ा जिसमें एक लक्षण को दो रूप होते हैं। यानी जीन्स का वह जोड़ा जिसमें एक लक्षण के दो रूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। उत्परिवर्तन। अब है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जीवों में अकस्मात यानी विकसित लक्षणों को का परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। जीवों में अकस्मात विकसित लक्षणों का परिवर्तन होना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। फिर है समयुग्मजी। कारकों के सजातीय जोड़े में दो कारकों में जब समान गुण होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समयुग्मी। समयुग्मी या युग्मजी। जब किसी जोड़े में समान गुण पाए जाते हैं, दोनों कारकों के जब समान गुण पाए जाते हैं तो इन्हें समयुग्मी कहा जाता है। हमने उस सारणी में देखा होगा कि दो कैपिटल टी या दो कैपिटल या स्मॉल टी। फिर विषम युग्मजी। इसके बाद क्या नाम आ रहा है? विषम युग्मजी। विषम युग्म जी, ये वो होते हैं जो दो कारकों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। यदि जीन्स के किसी जोड़े में दो विपर्यासी, विपर्यासी का अर्थ होता है अलग अलग लक्षण वाले कारक होते हैं, दो अलग अलग लक्षण वाले कारकों को विषम युग्म जी कहा जाता है, एक स्मॉल और एक कैपिटल। तो ये क्या है? विषम युग्म जी, जिन्हें हम संकर बोलते हैं। फिर है दृश्य रूप। क्या है? दृश्य रूप। तो दृश्य रूप क्या होता है? जो भी होता है सुनो, वे लक्षण जो दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहता है? फिनोटाइप।
टाइप कहलाते हैं, जो फिनोटाइप कहलाते हैं। वे लक्षण जो दिखाई देते हैं दर्श रूप या फिनोटाइप, और इन्हें दूसरे नाम से फिनोटाइप के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखो। आगे वाला आगे वाला लक्षण रूप। जीवों का आनुवंशिक संगठन लक्षण रूप कहलाता है। लक्षण रूप, लक्षण रूप किसे कहते हैं? जीवों का आनुवंशिक, जीव का आनुवंशिक संगठन क्या है? लक्षण रूप कहलाता है, जिन्हें जीनोटाइप कहते हैं। जिन्हें दूसरे नाम किससे जाना जाता है? जीनो, इसे फिनोटाइप और इसे जीनोटाइप, इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है। अब इसके आगे सहलग्नता किसे कहते हैं? सहलग्नता, सहलग्नता किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर तथा एक दूसरे के पास स्थित होते हैं तो ये गुणसूत्र अपव्यूहन नहीं करते हैं या अपव्यय नहीं दिखाते हैं, बल्कि ये साथ साथ वंशानुगत होते हैं। इस प्रकार इन्हें सहलग्नता कहते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? साथ साथ वंशानुगत होते हैं तो उन्हें सहलग्नता कहते हैं। उसके आगे हैं दैहिक गुणसूत्र। अब बात आती है दैहिक गुणसूत्र किसे कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र, तो देखना दैहिक गुणसूत्र किसे कहते हैं। दैहिक गुणसूत्रों का जीन्स की धारण करने वाले गुणसूत्र, यानी जीन्स को धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? दैहिक गुणसूत्र। जीन्स को धारण करने वाले गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र होते हैं। अब उसके बाद आगे कर ली जाती है लिंग गुणसूत्र। अब और कौन से? लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र। पहले आपने जब आप पढ़ रहे हो जनन, तो उसमें समय से आप देखते हो कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो यानी वो होते हैं कौन से? स्थायी गुणसूत्र, जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक तो 22 जोड़ी तो दैहिक होते हैं, जबकि एक लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र उन्हें कहते हैं जिनसे नए जीव का यानी निर्माण होता है या उत्पन्न किया जाता है जनन में। तो इसमें क्या होता है? 22 जोड़ी तो पुरुष और महिला में स्थायी रूप से पाए जाते हैं, और एक लिंग गुणसूत्र होता है जो महिला में समान रूप से यानी समलिंगता। अभी हमने समयुग्मी देखा है, तो महिला में क्या एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है। अब इनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है? जब महिला में महिला जब महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है, जब अंडाणु का भेदन अगर एक्स वाला करेगा, अगर अंडाणु का भेदन एक्स वाला गुणसूत्र करेगा, तो उसमें जो नवजात होगा वो क्या होगा? लड़की। और अगर अंडाणु का भेदन वाई गुणसूत्र करेगा तो एक्स वाई मिलाकर क्या बनेगा? लड़का। यानी होने वाला नवजात क्या होगा? लड़का। एक्स एक्स में लड़की और एक्स वाई में क्या बनेगा? लड़का। तो ये थे लिंग गुणसूत्र। फिर नर तथा मादा लक्षणों का निर्धारण करने वाले जीन्स धारण करने वाले गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। फिर समलिंगी गुणसूत्रों का वह जोड़ा जिसमें माता पिता से एक एक गुणसूत्र प्राप्त होता है और दोनों समान गुणसूत्र होते हैं, उसे समलिंगता कहा जाता है। विषमलिंगता और समलिंगता में क्या बनेगा? या फिर उत्पन्न होने वाला नवजात कौन सा होता है? लड़की। दूसरा विषमलिंगता, गुणसूत्रों का वह जोड़ा जिसमें एक गुणसूत्र में नर लक्षण तथा दूसरे में मादा लक्षण होते हैं, वह विषमलिंगता। और विषमलिंगता के कारण लड़का को जन्म होता है या लड़के का जन्म होता है। फिर आगे लिंग निर्धारण, अभी मैंने बता दिया लिंग निर्धारण, वापस पढ़ो। वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति का लिंग निर्धारण किया जाता है लिंग निर्धारण कहलाता है। पुरुष के लिए गुणसूत्रों में एक एक्स तथा दूसरा वाई, स्त्री के लिए दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। जब पुरुष एक्स गुणसूत्र मादा के अंडाणु में निषेचन करता है तो भावी संतान लड़की होगी, और यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र शुक्राणु मादा के अंडाणु का निषेचन करता है तो संतान लड़का होगा। इसी प्रकार लिंग का निर्धारण किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी की क्लास कंटिन्यू कल करेंगे। धन्यवाद।